नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास। वीएनएम टीवी की बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के 250-300 आतंकी भारत में घुसपैठ को तैयार, लॉन्चपैड में रह रहे हैं आतंकी। गुजरात को मिला तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सूरत का एयरपोर्ट अब इंटरनेशनल। वडोदरा के पश्चिम इलाके में दूषित पानी की आपूर्ति, मिट्टी वाले पानी से लोग बीमार। पाकिस्तान से सैकड़ों आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं, जिसकी जानकारी इंटेलिजेंस विभाग के हवाले से सामने आई है। पाकिस्तान सीमा में 250 से 300 आतंकी लॉन्च पैड पर हैं। ये जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में है। बीएसएफ के सीनियर अफसर ने इंटेलिजेंस के हवाले से ये जानकारी दी है। अफसर ने बताया कि सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। सीमा पार से किसी भी तरह की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी जाएगी। बीएसएफ के आईजी अशोक यादव ने पुलवामा में बताया कि आतंकी गतिविधियों को देखते हुए हम और सेना संवेदनशील इलाकों पर नजर रखे हुए हैं और सतर्क हैं। पिछले कुछ सालों में सुरक्षा बलों और कश्मीर के लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ा है। अगर लोग हमारा सहयोग करें तो हम विकास के कामों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। गुजरात वासियों के लिए खुशी की खबर है। गुजरात की डायमंड सिटी सूरत को इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला है। सूरत में हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है, जिसका उद्घाटन खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर यानी कल कर रहे हैं और इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा कैबिनेट ने दिया है। और ऐसे में सूरत की उड़ान, डायमंड सिटी की उड़ान अब कुछ और आसान हो जाएगी। गुजरात में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे, जिससे गुजरात में निवेशकारों को आने में और यहाँ से वहां के डायमंड उद्योग से लेकर हर उद्योग को काफी सहूलियत मिलेगी। गुजरात को एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पिछले साल केंद्र सरकार ने सूरत एयरपोर्ट पर नए टर्मिनस भवन के लिए 353 करोड़ की मंजूरी दी थी, जबकि 4 स्टार इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट के लिए ग्रीन रेटिंग रेटेड टर्मिनल 160 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट गांधीनगर और अहमदाबाद दोनों में स्थित है। इसके अलावा राजकोट में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। धोलेरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने से आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने में सहायता मिलेगी। साथ ही विदेशी निवेश आकर्षित करने और राजनयिक संबंधों को मजबूत करने में भी सहायता मिलेगी। सूरत हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय दर्जा होना यात्री यातायात और कार्गो संचालन में बढ़ोतरी के साथ ही क्षेत्रीय विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। सूरत एयरपोर्ट से दुबई और हांगकांग के लिए डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू हो सकती है। गुजरात को तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सूरत एयरपोर्ट के रूप में मिल गया है, लेकिन वडोदरा शहर के लोग पिछले कई सालों से ये इंतजार कर रहे हैं कि वडोदरा के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल उड़ान कब मिलेगी। पिछले कई सालों से बात हो रही है। लगातार वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट इसके लिए प्रयासरत है, लेकिन अभी तक वडोदरा को इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिलाने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। ऐसे में वडोदरा शहर के लोग यही सोच रहे हैं कि वो दिन कब आएगा जब वडोदरा शहर को भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल पाएगा। गुजरात का वडोदरा शहर कहने को तो स्मार्ट सिटी है, तरह तरह की सुविधा नागरिकों को देने का वादा वडोदरा कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। वडोदरा शहर के कई इलाकों में दूषित पानी की आपूर्ति होती है और ये समस्या बार बार उठकर आती है, लेकिन उसका कोई निवारण नहीं होता है। पिछले दिनों ही रायका दौड़ का इंटेक वेल से दूषित पानी आ रहा होने की, ग्रीन कलर का पानी आ रहा होने की समस्या सामने आई थी और इस बार पोइचा इंटेक वेल से भी यही समस्या सामने आ रही है। गोरवा, सुभानपुरा, इलोरा पार्क, ये सारे इलाकों में पिछले 3-4 दिनों से दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है। यहाँ के निवासी तो कह रहे हैं करीबन 10-15 दिनों से यही हाल है, लेकिन कॉर्पोरेशन है कि इस मामले की, इस समस्या की जड़ नहीं ढूंढ पा रहा है। कई लोग यहाँ दूषित पानी पीने से बीमार भी पड़ गए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो यहाँ ही रहते हैं। कई सोसाइटी जगह का कैलाशधाम
કેટલા દિવસથી ગંદુ પાણી આવે લગભગ 15 દિવસથી 10-15 દિવસથી આવે છે. અને શું કહેવા માંગશો આના પર કોર્પોરેશન કોઈ એક્શન લે છે કે નથી લેતું લેતી જ નથી તો એ રજૂઆત કરવા છતાંય કોઈ એક્શન લીધી નથી. કોર્પોરેટરે કશું નહીં કરતા, નહીં કોર્પોરેશન કશું કરતી. કોને કોને રજૂઆત કરી છે હવે રાજેશભાઈને હોય રજા એ કરી રજૂઆત. રાજેશ પ્રજાપતિ કોર્પોરેશનમાં બી અરજી આપેલી છે. તો શું કહે છે એ લોકો હા થશે કરીશું સારું. બસ આ જવાબ આપે વળી, બીજું હું. શું સમસ્યા છે કેટલા દિવસથી ગંદુ પાણી આવે છે? કીધું એ કેટલા ટાઈમ 10-15 દિવસથી પાણી જ નથી આવતું. અને તકલીફ પેલું પાણી શું આવે ને નીચે મૂકી દે એટલે સાંજ સુધી તો આ બધું કચરો નીચે જામી જાય બધું. એટલે એટલી બધી માટીમાં આવે છે માટી જ આવે છે બધું, એમ ખબર નહીં ગંદકી જશે બધી એની. શું કહેવા માંગશો કોર્પોરેશને હવે શું કરવાનું બોલો, હવે વેરા લેવા તૈયાર છે ફટાફટ. તમે બસ નહીં ભરો તો ટકાવારી તમારે ચડી જ જશે કે બસ વાત જ નહીં. આ બિચારા અમારે જેમ તેમ કઈ ભરી દેતા ચાલો આવી રીતે થોડી સુવિધા તો આપી જ જોઈએ ને પાણીની ચોખ્ખાઈ. એ તો અમને મળતી નહીં. આ બધા જો અમારા બેબી અમને સામે બીમાર છે અત્યારે. આ 4 દિવસ बीमार જ છે અત્યારે. बोलो શું करवाना। इस मामले विधायक केयू रोकड़िया को भी अवगत कराया गया है, इस मामले नगर सेवकों को भी अवगत कराया गया है, लेकिन मामले की जड़ नहीं ढूंढ पा रही है कॉर्पोरेशन। कल ही कॉर्पोरेशन द्वारा पानी के सैंपल लिए गए हैं। पानी के सैंपल लेकर पानी शुद्ध होने के रिजल्ट भी दे दिया गया है कि पानी शुद्ध है, पीने लायक है, लेकिन फिर से हिदायत भी दी गई है कि सबको फिटकरी डालकर पानी पीना चाहिए। यानी कॉर्पोरेशन भी कहीं ना कहीं ये तो मान ही रही है कि पानी दूषित आ रहा है और इसीलिए फिटकरी वाला पानी पीने की सलाह दी जा रही है। दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है और इसकी जड़ वडोदरा कॉर्पोरेशन नहीं ढूंढ पा रही है। यह समस्या ऐसा नहीं है कि एक बार की है, हर बार की है, बार बार की है। हर महीने कहीं ना कहीं इसी तरह की कोई भी इलाका हो दूषित पानी की समस्या सामने आती है, लेकिन कॉर्पोरेशन द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। હવે પાણી ચોખ્ખું તો આપવું જ પડે ને એમને. કંઈક બધું થઈ જશે, સારું સારું થઈ જશે એમ બોલ કરે. પછી આટલું થઈ જાય પછી કશું તું કોણ હું કોણ કશું જ નહીં. પાણી ખરાબ આવે છે કઈ નહીં તો પાણી એકલું તો અમને સારું જોઈએ ને. પાણી જ ખરાબ આવે તો એનું કઈ નહીં. બીમાર છોકરાઓ થાય, છોકરાઓની સ્કૂલ બગડે. क्या कहना चाहेंगे कॉर्पोरेशन को? यही कहना चाहिए कि अपना पानी साफ आना चाहिए बस। गुजरात के गोरवा सुभानपुरा एलोरा पार्क में पिछले कई दिनों से दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है, लेकिन दूषित पानी की जड़ ढूंढने में कॉर्पोरेशन को सफलता नहीं मिल रही है। પશ્ચિમ ઝોનમાં પોઈચા ખાતેથી પાણી આપવામાં આવે છે. પોઈચા વેલની કન્ડિશન ઘણી સારી છે. અત્યાર સુધી જ્યારે અન્ય વિસ્તારમાં પાણીમાં ગુણવત્તામાં ખામી જણાતી તે દરમિયાન પણ આ ચોમાસા દરમિયાન પણ પોઈચા વેલમાં સારી કન્ડિશન હતી, પરંતુ અચાનક તારીખ 11મી પછી વિવિધ વિસ્તારમાં પાર્ટિકલ્સની ફરિયાદો આવી ગંદા પાણીની. લોકોને ખ્યાલ ના હોય એટલે ગંદા પાણી તરીકે રજૂઆત કરી. અમારી ટીમે વિવિધ સ્થળે ચકાસણી કરી, ત્યાં લોકલ સ્પોટ ચેક કર્યા, સેમ્પલ લીધા. સેમ્પલમાં ક્યાંય કન્ટેમિનેશન જણાયેલ ન હતું, જેથી અમારી ટીમે ત્યાં લોકલ જે લીકેજ હોવાની શક્યતાઓ ચેક કરી, લીકેજ જે જણાયા હોય એ રિપેર કર્યા છે. તેમ છતાં આ ફરિયાદ ચાલુ રહેતા અમે ફીડર લાઇનની મુખ્ય નળિકા ઉપર લીકેજ છે કે કેમ તે પણ ચકાસણી કરી છે. ત્યારબાદ વેલ ઉપર પણ અમે ચકાસણી કરી છે. મરજીવા અથવા તો ડૂબકીવાલા જે માણસો હોય, એક્સપર્ટ માણસો, એઓને બોલાવીને નદીમાં ઉતારી ફાયર બ્રિગેડની ટીમને પણ બોલાવી અને બોટ મારફતે અંદર રેડિયલની આજુબાજુ પણ ચકાસણી આજે ચાલુ છે, જેથી આ પાણી ક્યાંથી આવે છે ખ્યાલ આવી શકે અને તે અંગે જરૂરી પગલાં લઈ શકાય. हाँ, ये कीधु आपने जेम कि 11 तारीख सुधी तो कई फरियाद थी नहीं. 11 पछी फरियाद शरू थता आजूबाजू में आपणे चकासणी करी छे, सेम्पल लीधा छे. त्यामां कंटामिनेशन जे गटरयुक्त पाणी कहो छो ड्रेनेजयुक्त एवुं नथी, परंतु एमां माटीना पार्टिकल्स होवानुं जणायेल छे, जेथी ते दिशामां शोधखोळ चालू करेली छे. वडोदरा शहर के कई इलाके में पाइपलाइन महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के समय की डाली हुई है. सालों साल हो गए हैं, वो पाइपलाइन जो है खस्ता हाल हो गई है, कॉन्टामिनेटेड हो रही है. पाइपलाइन के टूट जाने से मिट्टी जो है वो पाइपलाइन मिक्स हो रही है और वही नल के जरिए लोगों के घर पहुंच रही है. नल से जल योजना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की है, लेकिन यहाँ ये साबित हो रहा है कि नल से अशुद्ध जल. नकली दस्तावेजों के आधार पर लोगों को विदेश भेजे जाने की आशंका पर गुजरात भर में माइग्रेशन ओवरसीज पर सीआईडी ने छापेमारी की है.
नकली पासपोर्ट और नकली दस्तावेजों के आधार पर लोगों को विदेश भेजने का राज्यव्यापी घोटाला लगातार सामने आ रहा है। लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही है कि नकली पासपोर्ट बनाकर नकली दस्तावेजों के आधार पर लोगों को विदेश भेजा जा रहा है, जिस पर पुलिस और पुलिस की अन्य टीमों ने शिकंजा कसा है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी ऐसी ही एक कार्रवाई हुई है साराभाई कैंपस में स्थित माइग्रेशन ओवरसीयर्स पर। न सिर्फ वडोदरा में, गांधीनगर में, अहमदाबाद में, जहां जहां इस संस्था की ब्रांचेस है वहां छापेमारी की गई है। और वडोदरा के साराभाई कैंपस में माइग्रेशन ओवरसीयर्स की ये कंपनी है जहां लोगों को विदेश भेजा जाता है। वर्क परमिट से लेकर वीज़ा देने तक और आइल्स और टॉफल जैसी एग्ज़ाम्स भी यहाँ ली जाती है। इमिग्रेशन, वर्क वीज़ा, स्टडी अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट, आइल्स, पीटी, सभी तरह की परीक्षाएं यहाँ ली जाती है और छात्रों और वहाँ काम करने वाले लोगों को विदेश भेजा जाता है। लेकिन कुछ गड़बड़ी सामने आने पर वडोदरा CID क्राइम की टीम ने यहाँ कल दिन भर जांच करते हुए कई दस्तावेजों को जब्त किया है और उसमें क्या निकल कर आया है ये तो आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन माइग्रेशन ओवरसीयर्स CID के शिकंजे में है। कल दोपहर के बाद से DYSP समेत का CID क्राइम का काफिला यहाँ मौजूद था। 4 गाड़ी यहाँ आई थी और लगातार जांच चलती रही, जिसके चलते इस पूरे साराभाई कैंपस में भी सनसनी मच गई थी। आज इस ऑफिस पर ताला लगा हुआ है, ये कंपनी वालों ने लगाया है या CID वालों ने, ये तो जांच का विषय है। ये पीढ़ी जो है प्रवीण शाह ने 25 साल पहले शुरू की थी, जो अब उनका बेटा स्मित शाह संभालता है। लेकिन यहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसमें कितनी गड़बड़ियाँ हैं उसकी जाँच वडोदरा CID क्राइम की टीम कर रही है और आने वाले दिनों में इसकी आधिकारिक जानकारी हो सकता है वडोदरा शहर तक पहुंचे या हो सकता है कि ना भी पहुंचे और मिलीभगत के साथ इस पूरे मामले को निपटा दिया जाए। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM TV के लिए। पूरे गुजरात राज्य में फायर NOC को घोलकर पी जाने वाले बिल्डर, आर्किटेक्चर, पालिका और महानगर पालिका के अधिकारियों पर शिकंजा कसता हुआ पोर्टल गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है, जिसके तहत फायर NOC की सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। फायर NOC हमेशा ही गुजरात के लिए एक बहुत बड़ा मसला रहा है, क्योंकि फायर NOC के नाम पर जो गड़बड़ियां चल रही है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। फायर NOC के नाम पर जो गड़बड़ियां चल रही है उसकी वजह से कई लोगों की जान गुजरात के अलग अलग शहरों में खतरे में पड़ चुकी है। ऐसे में गुजरात सरकार ने एक पहल वैसे काफ़ी साल पहले की थी। 2021 में एक पोर्टल बनकर तैयार हुआ था, लेकिन अधिकारियों और बिचौलियों की मिलीभगत की वजह से वो पोर्टल लागू नहीं हो पा रहा था। लेकिन गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने खास जोर देते हुए अब गुजरात फायर सेफ्टी कॉप कंप्लायंस पोर्टल शुरू करवा दिया है और अब फायर NOC ऑनलाइन मिलेगी। उसकी संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और अगर आपको फायर NOC रिन्यू करनी है तो वो प्रक्रिया भी संपूर्ण रूप से ऑनलाइन की जाएगी। इस पोर्टल को शुरू करने का उद्देश्य पूरे राज्य में फायर सेफ्टी फ्रेमवर्क को मजबूत करने का है। फायर NOC के नाम पर गड़बड़ियां करने वाले अधिकारी इसे लागू नहीं होने देना चाहते थे, लेकिन गुजरात के एक जागरूक नागरिक ने लगातार मुख्यमंत्री से मिलकर और पत्र व्यवहार से इस पोर्टल को चालू करवाने की कोशिश की। जो अधिकारी इसमें मिले हुए थे, जो गड़बड़ियां फैला रहे थे, उन पर भी मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया और आखिरकार मुख्यमंत्री के प्रयासों से अब ये पोर्टल शुरू हो गया है। ना सिर्फ अधिकारी और ना सिर्फ बिचौलिए जो बिल्डर
फायर एनओसी लेने में गड़बड़ियां करते हैं उन्हें भी अब चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि बिल्डिंग प्लान से ही फायर एनओसी का प्लान ऑनलाइन मंजूर करवाना होगा। फायर एनओसी जिस नाम से दी गई होगी उसे बदलकर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नाम दिया गया है। इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के बाद हर 3 साल पे उसका रिन्यूअल भी करना होगा। हर 6 महीने में मॉक ड्रिल करना भी इस पोर्टल के तहत अनिवार्य किया गया है और ऑनलाइन पोर्टल में मॉक ड्रिल की समूची जानकारी भी दी गई है। गूगल टैग भी यहाँ आवश्यक किया गया है। 2 साल में 4 मॉक ड्रिल की होगी, उन्हीं का सर्टिफिकेट रिन्यू किया जाएगा। फायर सेफ्टी पर एक अभूतपूर्व कदम गुजरात सरकार ने लिया है और ये जो पोर्टल लॉन्च हुआ है उसके पीछे कई लोगों का हाथ है। कई लोगों ने लगातार कई सालों के लिए प्रयास किया है, लगातार मुख्यमंत्री को पत्र लिखे हैं, गुजरात सरकार को कई मामलों से अवगत कराया है और उसके बाद ये जो पोर्टल है वो लॉन्च हुआ है। और जिन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च करवाने में प्रयास किए हैं, ऐसे ही एक दिलीप पटेल हमारे साथ है जिन्होंने काफ़ी काम किया है, फायर सेफ्टी में एक्सपर्ट माने जाते हैं। सर, ये जो पोर्टल लॉन्च हुआ है, सबसे पहले इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, ये पोर्टल जो चालू हुआ है, ये पोर्टल गुजरात गवर्नमेंट का सबसे बड़ा साहस है और गुजरात में ये पहली बार ये ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट होगा, जिसके वजह से पूरे गुजरात में कई सारे मुद्दे हैं वो फायर के सॉल्व करने की एक बीड़ा अपने सीएम साहब ने लिया है। तो उसके लिए कई बार सीएम सर से लेटर भी लिखे हुए हैं और उनके बहुत अच्छे प्रयास से उन्होंने ये स्टार्ट करवाया है कल से पोर्टल। इसीलिए सभी वेटरनी को पूरे गुजरात के लिए बहुत अच्छा कदम है। सर, ये पोर्टल लॉन्च होने से गुजरात की जनता को कैसे फ़ायदा होगा? गुजरात की जनता जो है ये इस तरह से लाभ ले पाएंगी कि अभी किसी को नया बिल्डिंग बनाना है, मन में सोच आया, तब से जो जगह लिए तब से आर्किटेक्चर जब प्लानिंग करते हैं उसी टाइम से ही उनको फायर का प्रोविज़न करना पड़ेगा और वही प्रोविज़न के साथ उनको प्लान अप्रूवल के लिए भेजना पड़ेगा। लेकिन वो अभी कोई ऑफिस में नहीं जाना है, उनको खुद ही बिल्डर, आर्किटेक्ट या जो भी है या कोई एफएसओ की भी मदद ले सकता है। तो उसकी वजह से ये पोर्टल में उनको खुद को ऑन करना है, उनके नाम से रजिस्टर करना है और वो रजिस्टर करने के बाद उसके जो जो डॉक्यूमेंट है वो अपने आप खुलते जाएंगे और वही खुलने के बाद उसको फिलअप करना है। वेरी सिंपल इट इज़ देयर। बहुत खूब सुंदर है, सरल है और सबको समझ में आए ऐसा इजी पोर्टल बनाया है। सर, आखिरी सवाल, बिल्डर और आर्किटेक्चर और कहीं ना कहीं महानगर पालिका के अधिकारी जो गड़बड़ियां करते थे फायर एनओसी के नाम पर, उस पर कितनी लगाम कसेगी? वो सबसे देखने वाली चीज़ है कि अभी ये पोर्टल इतना अच्छा बनाया है कि उसमें पारदर्शिता रहेगी। उसको टाइम ड्यूरेशन भी फिक्स किया है कि इतने टाइम में ये करना है, तो प्रोसेस के लिए डिले भी नहीं होगा, सबको सुविधा भी रहेगी और साथ साथ में जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसको खुद ही पैसा ऑनलाइन पोर्टल पर ही भरना है, किसी बैंक में भी नहीं जाना है और ये डिजिटल इंडिया के माध्यम से ही ये हो रहा है, तुरंत उसको रिसिप्ट भी मिल जाएगी। फायर सेफ्टी के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले लोगों को अब ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि फायर एनओसी अब अनिवार्य रूप से लेनी पड़ेगी। पूरी प्रक्रिया जब ऑनलाइन है, ट्रांसपेरेंट है, तो कोई भी उसमें गड़बड़ी नहीं कर पाएगा और जो रेगुलेशन है, जो फीस जमा करनी है फायर एनओसी के लिए, वो भी अब पूरे गुजरात राज्य में एक समान होगी इस पोर्टल के आ जाने से। और फायर एनओसी की जो गड़बड़ियां थी, जो कमियां थी, वो शायद अब दूर हो सकती है और ऐसे में तक्षशिला कांड जैसे कई कांड को शायद हम रोक पाएंगे। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, वीएनएम टीवी के लिए।
वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। गुजरात के वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में पीने के पानी की समस्या लोगों को परेशान कर रही है। गुजरात के वडोदरा की सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल एसएसजी के प्रसूति वार्ड में पीने के शुद्ध पानी की समस्या के चलते मरीज के रिश्तेदारों और एसएसजी अस्पताल के कर्मचारियों में चर्चा का विषय बना है। अस्पताल प्रशासन द्वारा कुछ दिन पहले वार्ड में सप्लाई किए जा रहे पानी की जांच की गई थी। इस जांच में वार्ड के तमाम फ्लोर का पानी पीने लायक न होने की जानकारी मिली, जिसके चलते अस्पताल में महिला मरीजों से भरे रहने वाले प्रसूति वार्ड में गंदे पानी की सप्लाई की जाने के चलते अस्पताल प्रशासन द्वारा तात्कालिक મિનરલ વોટર की જગ की વ્યવસ્થા की ગઈ। ત્યાં રૂકમણી ચેનાનીનો જે અત્યારે ટાંકીનું જે પાણી હતું એના સેમ્પલમાં પીવા જેવું પાણી નથી જણાતા અમે કામચલાઉ ધોરણે ઇમરજન્સીમાં પીવાના ચોખ્ખા અને સારું પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા કરી છે। એક જેટલા જોઈએ એટલા આપણે સવારના સમયમાં અને બપોર પછીના સમયમાં જેટલી જરૂરિયાતમંદ જે દર્દી હોય એના પ્રમાણમાં પૂરતા પ્રમાણમાં મૂકવામાં આવેલું। संसद में हुई घुसपैठ की वजह कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी और महंगाई बताई है। लोकसभा में सुरक्षा की चूक के मामले पर राजनीति थम नहीं रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को इस पर कहा कि यह घटना बेरोजगारी और महंगाई की वजह से हुई है। उधर दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लोकसभा के दर्शक दरगाह से कूदने वाले सागर शर्मा और मनोरंजन एक या 2 नहीं बल्कि 7 स्मोक कैन लेकर आए थे। पुलिस की तरफ से ये भी बताया गया है कि आरोपियों ने संसद के आसपास के इलाके की गूगल के जरिए रेकी की थी। वे लोग कई चीजों से वाकिफ थे। यही नहीं, संसद का सिक्योरिटी अरेंजमेंट पता करने के लिए उन्होंने पुराने वीडियोस भी देखे थे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने ये तरीका भी सर्च किया था कि आपस में ऐसे कौन से तरीके से चैट की जा सकती है जिसे पुलिस ना पकड़ पाए। सभी आरोपी आपस में बात करने के लिए सिग्नल ऐप का इस्तेमाल करते थे ताकि वे किसी की गिरफ्त में न आए। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने यह भी बताया कि आरोपियों का सबसे बड़ा मकसद मीडिया में चर्चित होना था, इसलिए सत्र के दौरान संसद में प्रवेश की योजना तैयार की गई। वहीं जब राहुल गांधी से संसद की सुरक्षा चूक पर सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा सिक्योरिटी ब्रीच है, वो तो है, लेकिन ये क्यों हुई? देश में इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी है। ये पूरे देश में उबल रही है। मोदी जी की पॉलिसीज के कारण देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। सिक्योरिटी ब्रीच जरूर हुई है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी और महंगाई है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने आर्थिक रूप से पार्टी को मजबूती देने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है।
2024 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी फंड बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पार्टी क्राउड फंडिंग मुहिम की शुरुआत करने जा रही है। कांग्रेस ने इस मुहिम का नाम डोनेट फॉर देश रखा है। 18 दिसंबर को दिल्ली से इसकी शुरुआत होगी। पार्टी ने अपने सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को इस मुहिम में कम से कम 1380 रुपए का योगदान देने को कहा। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्राउड फंडिंग मुहिम लॉन्च करने की बात कही। वेणुगोपाल ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपने ऑनलाइन क्राउड फंडिंग अभियान डोनेट फॉर देश के लॉन्च की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। ये है डोनेट फॉर देश, जिस कैंपेन के लिए अभी वेणुगोपाल जी ने बताया। कांग्रेस पार्टी ऑनलाइन क्राउड फंडिंग डोनेट फॉर देश के नाम से हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी मंडे को 18 तारीख को इसको लॉन्च करेंगे। और ये सीरीज ऑफ कैंपेन्स हैं। डोनेट फॉर देश एक अम्ब्रेला है जिसके अधीन सीरीज ऑफ कैंपेन्स होंगे। नेक्स्ट, सबसे पहला कैंपेन हम लोगों का इसके अंदर है। हमारे 138 वर्ष कांग्रेस पार्टी के जो पूरे हो रहे हैं, इसके लिए हम तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, देश के लोगों से अनुरोध करते हैं कि 138 रुपए, 1000 या 1380 रुपए या 13800 रुपए या उसके मल्टीपल्स में वो देश के लिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, ताकि कांग्रेस पार्टी एक बेहतर भारत के लिए आगे कार्य कर सके, इसके लिए कांग्रेस के अकाउंट के अंदर सीधे पैसे डाल दें। इसमें हम लोग की वेबसाइट donateinc.in और inc.in जो हमारी वेबसाइट है, इससे पैसे दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, और इसमें आप देखें कि ये हमारा लैंडिंग पेज होगा जिसमें डोनेट फॉर द नेशन है, जिसमें 138 रुपए, 1380 या 13800 के डिनोमिनेशंस के अंदर इसमें लोगों से कहा गया है कि वो इसमें दें। और सिर्फ हम नाम और फोन नंबर लोगों से लेंगे, जो फोन नंबर वेरिफिकेशन जो हमारे आगे बैंक्स हैं वो उसको करेंगे, और स्टेट का हम जानकारी लेंगे। और इसमें आप अगर देखेंगे तो इसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी सभी के सभी, या स्कैन करके जो क्यूआर कोड से स्कैन करके देने की, इसमें सारी की सारी चीजों का कोई भी तरीके से डोनेट करना चाहे कोई भी व्यक्ति डोनेट कर सकता है। हमारे देश सिर्फ 2 कंडीशंस हैं, शुरू में हमने मेंशन किया है कि उसको एक भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा उसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। तो ये 2 कंडीशंस उसको फुलफिल कोई भी व्यक्ति करे तो वो लीगली डोनेट कर सकता है, जिसके लिए ये हम लोगों ने अवसर प्रदान किया। और उसके बाद में जैसे ही वो डोनेट करेंगे तो साथ के साथ ही उनको डोनेशन स्लिप उनको मिलेगी और उनको एक्नॉलेजमेंट उनको आएगा। और इस प्रकार से नेक्स्ट, ये एक डोनेशन का सर्टिफिकेट उनको मिलेगा, जिसमें चाहे कितने भी पैसे वो दें, उनको खड़गे जी का, वेणुगोपाल जी का और बतौर ट्रेजरर मेरा साइन किए हुए उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और वो सर्टिफिकेट हमेशा के लिए उनके लिए एक तरीके से एक निशानी होगी, एक यादगार होगी। और साथ ही में उनके फोन के ऊपर थैंक यू का मैसेज भी उनको आएगा, जहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं, अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक हमारी कोशिश है कि हम हमारे देश के अंदर जो भी व्यक्ति कांग्रेस के साथ में जुड़ना चाहता है, जो भी व्यक्ति, इसका डोनेट फॉर देश वाला लगा दें, सबसे पहले वाला। ये एक तरीका होगा कि कोई भी व्यक्ति हमारे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहे, कांग्रेस पार्टी के इस लड़ाई में, विचारधारा की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी के को सहयोग करना चाहे, तो हम उसको आमंत्रित करते हैं कि वो आए और कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े। और जो लड़ाई हमारे नेता लड़ रहे हैं, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, उस लड़ाई के अंदर अपना योगदान दें और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, ताकि कांग्रेस पार्टी देश को और आगे मजबूत कर सके। भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी द्वारा वडोदरा के गरबा आयोजक जयेश ठक्कर को सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने पर डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की गई है।
समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी फॉर पीस एंड एजुकेशन डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित करती है। इसी के तहत यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा से रजिस्टर्ड भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी फॉर पीस एंड एजुकेशन के राष्ट्रीय डायरेक्टर डॉक्टर प्रद्युमन सिंह द्वारा संस्कारी नगरी वडोदरा में सामाजिक कार्य को अंजाम देने वाले जयेश ठक्कर को डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया गया है। जयेश ठक्कर पिछले 20 साल से नॉन कमर्शियल गरबा का आयोजन करते आए हैं और गुजरात की संस्कृति और विरासत को कायम रखने में उनका काफी महत्वपूर्ण योगदान है। उनके गरबा आयोजन में महिलाओं को निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है और इसी के चलते यूनिवर्सिटी द्वारा उनका सम्मान किया गया है। आज से जयेश भाई ठक्कर डॉक्टर जयेश भाई ठक्कर के नाम से जाने जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय जन अभियान के प्रणेता सृजन क्रांति के संस्थापक दादाश्री महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक, किसान नेता सम्मान 2023 जो कि भारत के विलक्षण प्रतिभाओं को साहित्यिक, सांस्कृतिक, राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। आज उस अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। ये सब हम लोगों के लिए आज हर्ष का विषय है और बड़ोदरा शहर के लिए गर्व की बात है। वडोदरा के अग्रणी गरबा आयोजक जयेश ठक्कर को डिग्री के साथ सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और पुष्प गुच्छ से सम्मानित किया गया। इस मौके पर एमएस यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट और सेनेट सदस्य जिगर इनामदार भी खास उपस्थित रहे। વડોદરાના એક નાગરિક તરીકે, એમના પરિવારના એક સભ્ય તરીકે, એક મિત્ર, એક ભાઈ તરીકે આ આનંદ અને ગૌરવની ક્ષણ છે એવું હું માનું છું। હું સંસ્કારી નગરી વડોદરાના સૌ સુગ્ન નગરજનો તરફથી ભાઈ જયેશભાઈ ઠક્કરને હૃદયપૂર્વક આ સિદ્ધિ બદલ હું અભિનંદન પાઠવું છું અને આ જ રીતે સમાજ માટે નિરંતર તેઓ કંઈ ને કંઈ रचनात्मक सांस्कृतिक प्रवृत्तियों करता रहे एवी शुभकामनाओं पाठवुं छुं। डॉक्टरेट की डिग्री पाने पर गरबा आयोजक और भाजपा नेता जयेश ठक्कर ने खुशी जताई। भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी तरफथी मने डॉक्टर डिग्री आपवामां आवी छे जे छेल्ला 24 वर्षथी हूँ सांस्कृतिक माताजीना गरबा तेमज बीजी अनेक सेवाकीय प्रवृत्तिओने संकळाયેલ होवाथी ते लोकोना ध્યાનમાં આવવાથી તેમનો એ લોકોએ મારો સંપર્ક કર્યો અને આ ડૉક્ટર ડિગ્રી આપવા માટે તેમની જ્યુરીમાં મારી પ્રોફાઇલ મોકલી આપી અને તે જ્યુરીએ પાસ કરી અને ફાઇનલી એ લોકોએ મને ડૉક્ટર ડિગ્રી આપી અને ડૉક્ટર પદુમન સાહેબ જાતે અહીં દિલ્હીથી આવ્યા ડિગ્રી આપવા માટે અને આનાથી વધારે સારી ક્ષણ શું હોઈ શકે જીવનમાં એટલે ખૂબ જ ખુશી અનુભવું છું, ગૌરવ અનુભવું છું અને डॉक्टर पदुमनजीनो खूब खूब आभारी छूँ कि आ डॉक्टर डिग्री आपी अने मने सम्मानित करो ते बदल मैं खूब ज आभारी छूँ। गुजरात के वडोदरा के छाणी इलाके में नई गैस पाइपलाइन डालने का भूमि पूजन किया गया। गुजरात के वडोदरा के छाणी इलाके में 2.86 करोड़ के खर्चे से नई गैस पाइपलाइन डालने का भूमि पूजन विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल द्वारा किया गया। इस मौके पर डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, विपक्षी नेता अमीर रावत, कांग्रेस के काउंसलर हरीश पटेल, झा भरवाड़, अग्रणी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। लोगों के घरों तक गैस पाइपलाइन के पहुंचने से लोगों को राहत मिलेगी। फाइनली आज लाइन लेइंगનું કામ શુભારંભ થઈ રહ્યું છે ત્યારે એના ઇનોગ્રેશન સેરેમનીમાં તમામ કાઉન્સિલર્સ હાજર છે। આગળ જે બી અવરોધ આવે વી વિલ બી ધેર વિથ ધ ટીમ, પણ અમારી આશા છે કે આ કામ વહેલું પૂર્ણ થાય ને સૌ નાગરિકોને ગેસની સુવિધા તાત્કાલિક મળે। તમામ નાગરિકોને વિનંતી કરું છું કે જેને પણ ગેસ લેવું છે, ગેસનું કનેક્શન લેવું છે એ ઓનલાઈન પણ અરજી કરી શકે છે અથવા તો ત્યાં ઓફિસમાં જઈને પણ તમને ગેસ મળશે અને આપના ઘરે જ્યારે વિજેલના કર્મચારીઓ આવે ત્યારે તેઓને પણ આપ જણાવશો તો તમને પણ ગેસનું કનેક્શન મળી શકશે। આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓમાં જેમ આપે કહ્યું તેમ કે છેલ્લા 17 વર્ષથી જ્યારે છાણી વિસ્તાર વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં આવે ત્યારે વારંવાર અલગ અલગ પ્રકારના આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓ માટેના કાર્યક્રમો થાય છે। સૌથી પહેલાં છાણી વિસ્તારમાં પાણીની ટાંકી બનાવવાનું, પછી એનું નેટવર્ક સુધારવાનું કામ અને આજે ગેસનું કામ થઈ રહ્યું છે ત્યારે છાણી ગામ વતી મારા વિધાનસભા વિસ્તારના તમામ નાગરિકો વતી હું વીજીએલનો અને કોર્પોરેશનનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। नए वर्ष पर नई डायरी चाहिए तो युग धर्म है ना। हर कलर्स, डिजाइन्स और हर वर्क के लिए डायरीज का वाइड कलेक्शन। व्यापारी से लेकर बिजनेसमैन तक, स्टूडेंट से लेकर हाउसवाइफ तक, हर किसी के लिए उनकी जरूरतों के मुताबिक की डायरी।
दुकानों से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर तक पसंद की जाती है युग धर्म की डायरीज के साथ साथ हर तरह की स्टेशनरी, फाइल्स, फोल्डर्स भी युग धर्म में अवेलेबल। वडोदरा के काला घोड़ा, गेंडा सर्कल, अकोटा, मकरपुरा GIDC, मांडवी और निजामपुरा में है युग धर्म के ब्रांचेस। युग धर्म स्टेशनरी, 6 गार्डन व्यू कॉम्प्लेक्स, काला घोड़ा सर्कल, सयाजीगंज, वडोदरा। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107 888800. मुंबई से राजकोट जाने वाली ट्रेन से आंगड़िया पेढ़ी की 14 किलो चांदी की चोरी होने की शिकायत वडोदरा पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। मुंबई से राजकोट जाने वाली सौराष्ट्र मेल से सूर्या आंगड़िया पेढ़ी के कर्मचारी राजकोट जा रहे थे। जब वडोदरा से ट्रेन प्रसार हो रही थी, उस दौरान सीट के नीचे रखे हुए बैग को लेकर चोर फरार हो गया। कर्मचारी को ट्रेन रवाना होने के बाद चोरी की जानकारी मिली, जिसके चलते आणंद स्टेशन पर उतरकर कर्मचारी फिर वडोदरा आया और यहाँ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। इस घटना की जानकारी रेलवे पुलिस को भी दी गई। उस बैग में 14 लाख की कीमत की लगभग 21 किलोग्राम चांदी होने की जानकारी मिली है। मेरा आदमी रेगुलर चलता है राजकोट टू बॉम्बे। 13 तारीख को टिकट कंफर्म नहीं हुई थी उसकी, तो गाड़ी में लेके आ रहा था मटेरियल। बड़ौदा के पास आके कुछ लोगों ने उसको लूट फाट करके लेके भाग गए। 20-21 किलो के करीब चांदी है। बाकी ऑफिस में अभी इंक्वायरी चल रही है और कुछ होगा तो अभी मालूम पड़ेगा। नहीं, आदमी को मालूम नहीं पड़ा। आदमी बाथरूम के लिए गया था ऐसा कहना है। जब तक वो लोग लेके चले गए, बड़ौदा उतर गए। कर्मचारी थे, वो अपना सामान देख रहे थे, हमारे सामान को थोड़ी देखेंगे सर। कर्मचारी थे, दूसरे बहुत लोग, डब्बे में तो बहुत लोग आदमी होते हैं। डब्बे के एक आदमी ने बताया कि आपका बैग लेके वो चला गया। गुजरात के वडोदरा में नंदेसरी GIDC की एक कंपनी में घटी दुर्घटना में कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत कर्मचारी की दुखद मौत की घटना सामने आई है। वडोदरा निकट नंदेसरी GIDC है, जहां सूद कैम कंपनी के 9 नंबर के विभाग से PVC की टंकी दूसरे विभाग में ले जाते वक्त दुर्घटना घटी, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत कर्मचारी हाइड्रोलिक क्रेन की चपेट में आ गया। हादसे में आणंद के 36 वर्षीय शरीफ खान राठौड़ नामक कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले नंदेसरी पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ। गुजरात के मोडासा के अरवली में बरामद किए गए विदेशी शराब के जत्थे को नष्ट किया गया। गुजरात के मोडासा के अरवली के शामड़ाजी के पास स्थित रंगपुर सेल टैक्स ग्राउंड में बायड इलाके के धनसुरा, मालपुर, साठम्बा, आमलियारा से बरामद किए गए लगभग 40 लाख की कीमत के गैर कानूनी विदेशी शराब के जत्थे का नाश किया है। उस मौके पर बायड प्रांत अधिकारी हार्दिक बेलणिया, नायब पुलिस अधीक्षक KJ चौधरी सहित उच्च अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। विदेशी दारू के जत्थे पर बुलडोजर फेर कर दारू को नष्ट करने की प्रक्रिया की गई। सरकारश्रीना स्वच्छता ही सेवा अभियान अंतर्गत
બાયડ પ્રાંત વિસ્તારના ધનસુરા, માલપુર, સાઠંબા, બાયડ અને આંબલિયારા 5 પોલીસ સ્ટેશનની અંદર પકડાયેલા વિદેશી દારૂના નાશ કરવા માટે આજે શામળાજી સેલટેક્સ ગ્રાઉન્ડની અંદર તમામ મુદ્દામાં લઈ અને એનો નાશ કરવાની પ્રક્રિયા ચાલુમાં છે, જેની અંદર કુલ વર્ષ દરમિયાનના 134 ગુનાઓ નોંધાયા હતા। 134 ગુનાઓની અંદર 24,774 બોટલ કે જેની કિંમત 40,70,000 જેવી થાય છે, એ તમામ મુદ્દામાલને અલગ અલગ વાહનોમાં ભરી લાવી અને બાયડ પ્રાંત અધિકારી શ્રી તથા રેવન્યુના અન્ય અધિકારીઓની હાજરીમાં આ मुद्दामाल नाश करवानी प्रक्रिया चालू में है। गुजरात के वडोदरा में मुस्लिम और गरीब वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा देने की पहल मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी द्वारा की जा रही है, जिसमें आज सुविधाओं की बढ़ोतरी हुई है। गुजरात के वडोदरा में मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी और जोरावर पीर नॉलेज अकेडमी द्वारा MES इंग्लिश मीडियम स्कूल परिसर और निसार बापू चिश्ती गेट के उद्घाटन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डिजिटल लाइब्रेरी, सेमिनार हॉल, लेबोरेटरी भी शामिल है। यह संस्था गरीब मुस्लिम वर्ग के बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रदान करती है और इस सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के लिए यह आयोजन किया गया है। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत, मुस्लिम अग्रणी हफीज कॉन्ट्रैक्टर फैजल फजलानी समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। हमारी जो बिल्डिंग पीछे नज़र आ रही है, ये बिल्डिंग को अभी हमने इसमें यहाँ पर मीडियम इंग्लिश का यूनिट शुरू किया है और यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी और दूसरे भी जो मॉडर्न फैसिलिटी और आज के मॉडर्न एजुकेशंस के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है और बिल्कुल आला ग्रांड कंप्यूटर रूम और लाइब्रेरी ये सब शुरू किया है और इसका आज ओपनिंग सेरेमनी रखा गया था। साथ साथ आगे हमने फ्रंट के अंदर एक गेट बनाया है, जो गेट जाहिद बापू ने उनके सौजन्य से बनाया है, उनके मरहूम भाई निसार बापू की याद में, उसका भी ओपनिंग रखा गया था। गुजरात के वडोदरा के वासना भाईली की ब्राइट स्कूल में फन डे नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा के वासना भाईली की ब्राइट स्कूल द्वारा CBSE ग्राउंड में फन डे नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 13 दिसंबर से शुरू हुए इस कार्यक्रम में बच्चों के लिए विभिन्न आयोजन किए गए हैं। यह कार्यक्रम 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। यह कार्यक्रम में PG, जूनियर KG, सीनियर KG, प्रेप के बच्चों के लिए आयोजित किया गया है। आज CBSE ग्राउंड पर प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए विभिन्न आयोजन किए गए हैं। 8:45 पर शुरू हुए इस कार्यक्रम में पहले ABC सेक्शन के बच्चे ने भाग लिया, वहीं 9:45 से DEF सेक्शन के बच्चे ने फन डे में एंजॉय किया। इस फन डे में बच्चे फन करते नजर आए। ब्राइट प्ले सेंटर वासना में फन डे का सेलिब्रेशन हुआ है। अराउंड 200 बच्चों ने भाग लिया और स्पोर्ट्स विद नेचर थीम पे एक्टिविटीज़ की, फन डे किया, ड्रिल किया और पेरेंट्स के भी इवेंट थे आज। गुजरात के वडोदरा में गुजरात एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन का 14वां HR कन्वेंशन आयोजित किया गया, जिसमें उद्योगों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। उद्योगों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए गुजरात एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन लगातार कार्यरत है। संस्था का 14वां HR कन्वेंशन वडोदरा में आयोजित किया गया, जिसमें उद्योगों से जुड़े एक्सपर्ट्स ने अलग अलग पहलुओं पर मार्गदर्शन देते हुए उद्योगों को आ रही समस्याओं पर विचार विमर्श किया। कन्वेंशन में मुख्य स्पीकर के रूप में डॉक्टर संजय आनंद पिल्लई, प्रियदर्शनी आनंद, राजन सरकार समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। आज GEO तरफथी 14मुं HR कन्वेंशन થઈ રહ્યું છે, જે ગુજરાત વાઇડ HR પ્રોફેશનલ્સ અને એન્ટરપ્રેન્યોરને આજના તારીખમાં HR ને લગતી જે જરૂરિયાત છે, જે ઇન્ડસ્ટ્રીને જરૂર છે, જે HR પ્રોફેશનલને જરૂર છે, જે કંપનીના એમ્પ્લોયીના ઉત્કર્ષ માટે જરૂરિયાતની વાત છે, એ વાતને લઈને થીમ આયોજન કર્યું છે। આ વખતે HR કેવી રીતે બિઝનેસના આઉટકમને ઉપર લઈ જાય, હાઉ દે કેન બી પાર્ટનર ટુ ધ બિઝનેસ ઇન એલિવેટિંગ ધ બિઝનેસ આઉટકમ, ગ્રોથ ઓફ ધ બિઝનેસ, ગ્રોથ ઓફ ધ પીપલ, એ થીમનું આયોજન કર્યું છે। એના અંતર્ગત અમે દેશના વિવિધ શહેરોમાંથી HR પાર્ટનરશિપ, એના અંતર્ગત જે એક્સપર્ટ્સ છે એમને બોલાવવામાં આવ્યા છે। એમની માહિતી, એમનું ગાઈડન્સ, એમની ઇન્ફોર્મેશન્સ, એમની ઇન્સાઇટ આપણા શહેરના HR ભાઈઓને, આપણા શહેરના ઉદ્યોગકારોને, ગુજરાતના HR કમ્યુનિટીને ઘણી જ ઉપયોગી રહેશે। HR अपने कंट्री में आज के दिन
is one of the most important function. किस लिए कि इंडिया इज़ यंग इंडिया, 65% लोग हमारे जो एम्प्लॉयज़ है बिलो 35 वो इंडिया में है, और इनको नर्चर, इनको ग्रो करना है टू बिकम आवर प्राइम मिनिस्टर विजन ऑफ बिकमिंग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2047। इनको नर्चर करके, इनका टैलेंट हार्नेस करके, इनको ग्रो करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी HR के ऊपर है बिजनेसेस के अंदर। और उसको किस तरीके से हम कर सकते हैं, कौन से नए प्रयोजन कर सकते हैं, किस तरीके से लोगों को और टैलेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशंस में रिटेन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, और सबको लाइफ की जो एम्बिशन है उसमें हेल्प कर सकते हैं, वो HR के रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसीलिए आज HR जो है CEO का मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर बना हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में। तो वेदर बोर्ड रूम में हो जाए या लीडरशिप में हो जाए, HR इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। और उसको किस तरीके से हार्नेस किया जाए, उसको किस तरीके से ग्रो किया जाए, वो ये कन्वेंशन में डिस्कस हो रहा है। और जैसे मैंने आज सवेरे कहा कि HR इज़ अबाउट पीपल, और पीपल जो है, पीपल इज़ अबाउट इमोशन। हर एक जो बंदा काम करने आता है या बंदी काम करने आती है ऑर्गेनाइजेशन में, दे कम विथ इमोशंस एट वर्क। आप यदि इमोशंस को सही संभालोगे तो दे विल कंट्रीब्यूट हाईएस्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन। और इसको एक ही तरीके से आप चैनलाइज कर सकते हो यदि जो लीडरशिप है हमारी, वो जो गांधी जी ने लीडरशिप स्टाइल बोली थी, सर्वेंट लीडरशिप। लोगों को आगे रखो, आप पीछे रहो। लोगों का जो हित है उसको आगे रखो, आप पीछे रहो। और ये करते हुए सिर्फ 3 प्रिंसिपल फॉलो कीजिए: सत्य, सेवा और प्रेम। लोग आपके साथ हमेशा बने रहेंगे और हमेशा आपके ऑर्गेनाइजेशंस आगे बढ़ते रहेगी, और उसी तरीके से ये देश आगे बढ़ते रहेगा। देश भर में आजकल एक ही चर्चा है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित होने जा रहा है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरा देश काफी उत्साहित है। देश भर में एक लहर सी चल पड़ी है और उस लहर के तहत ही अलग अलग एक्टिविटीज भी आयोजित हो रही है। तरह तरह के धार्मिक आयोजन हो रहे हैं जिसमें पूरा भारत देश जुड़ रहा है। एक ऐसा ही आयोजन वडोदरा शहर से भी हो रहा है। वडोदरा शहर से वैसे काफी आयोजन हो रहे हैं और वडोदरा का कनेक्शन सीधा सीधा अयोध्या से जुड़ गया है, लेकिन वडोदरा के एक युवक ने जब राम जी की वहां प्रतिष्ठा होगी, रामलला की प्रतिमा की स्थापना होगी, तब वो यहाँ से पैदल चलकर जा रहे हैं और उसी वक्त रामलला की जब प्रतिष्ठा होगी तब अयोध्या पहुंचेंगे। और मैं बात कर रही हूँ पराशर शर्मा की, वडोदरा के हैं और पराशर शर्मा पैदल अयोध्या तक जा रहे हैं। क्यों ये सोच आई और किस तरह की भावना है इस पूरी पैदल यात्रा को लेकर, उस पर बातचीत करेंगे। पराशर शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पराशर जी, अपने बारे में कुछ बताइए। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं पराशर शर्मा पंचवटी गोरवा से पैदल यात्रा कर रहा हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। मैं पैदल यहाँ से संकल्प लिया है कि मैं 22 जनवरी से पहले, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले मैं वहां पहुंच जाऊं और उनकी दीर्घायु की कामना करूं भगवान प्रभु श्री राम जी से। क्यों ये सोच मन में आई कि पैदल जाना है? वैसे अयोध्या हर कोई जाना चाहता है जब रामलला की प्रतिष्ठा होगी, लेकिन आपने पैदल चलकर जाने की क्यों सोची है? जी मैडम, मैं प्रॉपर अयोध्या से ही हूँ। वहां से मेरा घर आधे घंटे का रास्ता है, 40 किलोमीटर। बॉर्न एंड बर्थ बड़ौदा का ही है मेरा। लेकिन मैडम, ये जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उससे प्रेरित होकर मैं नरेंद्र भाई मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी से और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काम हो रहा है, तो उससे बहुत प्रशंसनीय हो के मैं उनके लिए दीर्घायु के लिए मैं उनकी दुआ करना चाहता हूँ प्रभु श्री राम से। किस तरह की तैयारी की है? क्योंकि जब पैदल जाना है तो काफी सारा आपको कहाँ रुकना है, कितना चलना है, वो सारा आपने प्लान किया होगा। क्या प्लान बनाया है? ये देश मैडम सनातनियों का है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे आश्रम, यहाँ पूरे देश में कहीं भी जाइए तो कोई दिक्कत नहीं होगी मैडम। कहीं भी आश्रम में, कहीं भी मंदिर में, कहीं भी रुक जाएंगे मैम और अपनी यात्रा को सफल करेंगे मैम। और जब ये बात आपने परिवार में कही होगी, क्या रिएक्शन था परिवार का?
परिवार में थोड़ा उन लोगों ने कुछ कहा नहीं, लेकिन मैंने जब ठान लिया तो उन्होंने कहा जब तुम्हारी इच्छा है तो तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मेरी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है मुझे, और कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम, परिवार से कोई दिक्कत नहीं। कितना वक्त लगेगा, कितने किलोमीटर की यात्रा आपको तय करनी है? 1500 किलोमीटर है मैडम यहाँ से 1496, और 50-60 किलोमीटर का मैंने टारगेट रखा है एक दिन में, जो नामुमकिन है, लेकिन प्रभु श्री राम और बजरंगबली मेरे साथ में है, वो मुझे ले जाएंगे। मैं पहुंच जाऊंगा मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से पहले। प्रभु श्री राम के लिए जो लगाव है, जो भक्ति है, उसी को साथ लेकर पराशर शर्मा वडोदरा से आज ही रवाना हो रहे हैं और अयोध्या पहुंचेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। एक भावना जुड़ी हुई है हर एक की अयोध्या मंदिर से। सालों के तप के बाद ये मंदिर एक बार फिर निर्माण हो रहा है और इसीलिए देश भर में इस मंदिर के निर्माण को लेकर उत्साह है। तरह तरह के आयोजन हो रहा है और उसी में से एक ये भी है कि पराशर शर्मा जैसे कई लोग पैदल चलकर अयोध्या तक पहुंच रहे हैं। क्या संदेश देंगे इस दौरान आप लोगों को? जब तक आप अयोध्या पहुंचेंगे, जगह जगह रुकेंगे, जगह जगह लोग आपसे मिलेंगे, क्या सोचा है? देश के सभी लोगों को प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के समय मैं तो चाहता हूं कि सभी लोग आए, मेरी तरह और भी लोग आए, मुझसे जुड़े। और राम नाम ही सत्य है, राम के सिवा कुछ सत्य नहीं है। आजकल सनातन धर्म का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जा रहा है या गलत तरीके से उसका प्रचार हो रहा है। क्या कहेंगे सनातन धर्म को जिस तरह से दर्शाया जा रहा है उसके बारे में? धर्म तो सिर्फ मैडम एक ही है, सनातन धर्म, और कोई धर्म है बाकी सब तो पंथ है मैम। और प्रभु श्री राम के सिवा जिधर कुछ सत्य है ही नहीं, राम नाम ही सत्य है मैम। किस तरह की तैयारी की है? कौन आपके साथ जा रहा है? कितना सामान लेकर जा रहे हैं आप? कुछ नहीं मैडम, मैं अकेला ही जा रहा हूँ, कोई मेरे साथ में नहीं जा रहा है। और वही जो कपड़े, जो अपना डेली रूटीन जो रहता है यूज के लिए, वो सामान लिया है और कुछ नहीं मैम। क्या सोचा है? अयोध्या जाकर क्या करेंगे? अयोध्या जाके प्रभु श्री राम के दर्शन करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के और योगी जी हमारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए लंबी उम्र की, दीर्घायु के लिए कामना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु श्री राम से। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दीर्घ आयु की कामना लेकर और साथ ही रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव अयोध्या में 22 जनवरी को आयोजित होने वाला है, उसमें शिरकत करने के लिए वडोदरा से कई लोग जा रहे हैं और पराशर शर्मा जैसे श्रद्धालु जो है वो पैदल चलकर भी जा रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। 22 जनवरी काफी नजदीक है और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से जुड़ी हर गतिविधि वीएनएम टीवी के जरिए आप तक पहुंचती रहेगी। वीएनएम टीवी को आपको देखते रहना है। यूट्यूब चैनल है हमारा, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, जरूर शेयर कीजिए और आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। साथ ही 498 नंबर के चैनल पर आप 24 घंटे वीएनएम टीवी को लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।